थोड़ा सा ब्रीफ में समानता और स्वतंत्रता के बारे में बता देता हूँ। तो समानता और स्वतंत्रता ज्ञान दो स्वरूप रहे हैं इनके। समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से संबंधित हैं अथवा समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की विरोधी है। कुछ राजनीतिक चिंतकों की मान्यता है कि समानता और स्वतंत्रता, इक्वालिटी और लिबर्टी ये दूसरे की पूरक होती है और समानता होने से स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है और स्वतंत्रता होने से समानता की प्राप्ति होती है। जब हम समानता और स्वतंत्रता की पूरकता की बात करते हैं तो सबसे पहले आर.एस. टोनी का नाम आता है और आर.एस. टोनी जिन्होंने पुस्तक लिखी है इक्वालिटी 1931। आर.एस. टोनी का ये कहना है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक होती हैं। यदि समानता और स्वतंत्रता को अलग कर दिया जाता है तो ये ऐसा ही होगा जैसे कि बालकों को मेंढक के दर्शन कराए जाए। तो पोर्टमैन ऑफ फिलोसॉफी वो कहता है कि मेंढक का दर्शन होता है जैसे कि किसी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेंढक तो दिखाया जाए, लेकिन उसको मेंढक की चीर फाड़ करने में या एक्सपेरिमेंट करने में मना कर दिया जाए तो वो कर नहीं सकता ऐसा, क्योंकि वो जीवों पर ही प्रयोग किया जाता है। वैक्सीनेशन, तमाम तरह का जो भी एक्सपेरिमेंट होगा मेडिकल साइंस का, और जीवों के प्रयोग के बाद उसको इनिशियल स्टेज पर ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसके बाद संपूर्ण जो मानव समुदाय है उस पर इसका एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कोरोना वैक्सीनेशन हुआ तो ऐसे कोरोना वैक्सीन को ईजाद करने के में 1.5-2 साल का समय लग गया। वह इसलिए क्योंकि पहले जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, फिर कुछ ट्रायल बेसिस पर होता है, फिर उसके बाद मानव समुदाय पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए टोनी ये कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता को अलग करना एक दूसरे को व्यर्थ करना है। एच.जे. लास्की का ये मानना है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यदि हम स्वतंत्रता को समानता के बिना स्थापित करते हैं तो स्वतंत्रता एक खोखली स्वतंत्रता होती है। इसलिए समानता के बिना स्वतंत्रता की कोई कल्पना हम नहीं कर सकते। तीसरे विचारक रूसो का यह मानना है कि जन्मजात रूप से दोनों एक दूसरे के सहयोग हैं और फ्रांसीसी क्रांति के जनक जो रूसो हैं उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा रहा फ्रांसीसी क्रांति का, इसलिए कह रहे प्राकृतिक रूप से वो क्या है, एक दूसरे के सहयोगी हैं। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, सामाजिक जंजीरें उनके ऊपर स्थापित की जाती हैं, उसकी स्वतंत्रता सबके लिए होती है। कैसे? जैसे नोबल सेवेज था, जंगलों में रहता था, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था, परंतु हर कोई व्यक्ति ही नोबल सेवेज था। तो इक्वालिटी थी, वो चाहे जितने फलों का उपयोग कर सकता था जंगल में, चाहे जितनी जमीन पर रह सकता था, चाहे जितने जानवरों का शिकार कर सकता था। तो इक्वालिटी और जो लिबर्टी है दोनों नेचुरल है, उसका ये मानना, दोनों प्राकृतिक हैं, इसलिए उन पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है, वो दोनों एक दूसरे का सहयोग करती हैं। पोलार्ड का ये कहना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे को आगे बढ़ाती हैं या विकसित करती हैं। अगर हम समानता के बिना स्वतंत्रता दे देंगे, यानी सबको नहीं देंगे, कुछ लोगों को देंगे, या हम कह देंगे स्वतंत्रता सबके लिए है, जो चाहे उसका प्रयोग करे, अगर ऐसा होगा तो वह स्वतंत्रता या उच्छृंखलता की स्थिति हो जाएगी, जिसको स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की प्रतिरोधी हैं, विरोधी हैं, जिनमें अमेरिकी राजनीतिक चिंतक E.D. टॉकविले हैं। इनके द्वारा 1835 में डेमोक्रेसी इन यूएसए नामक पुस्तक लिखी गई और उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यू को ध्यान में रखते हुए कहा कि स्वतंत्रता और समानता दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की विरोधी हैं, प्रतिरोधी हैं, और समानता होगी तो स्वतंत्रता नहीं होगी, स्वतंत्रता होगी तो समानता नहीं होगी। लॉर्ड एक्टन का यह कहना है कि समानता की जो तीव्र इच्छा है, क्योंकि समान होना सब चाहते हैं, स्वतंत्रता एक अलग स्वरूप है, परंतु इक्वालिटी की सब मांग करते हैं कि हम बराबर हैं, महिला या पुरुष हो, रंग के आधार पर, लाइन में लगने के आधार पर, टिकट लेने के आधार पर, राशन लेने के आधार पर, सरकार में भर्ती होने के आधार पर, सब ये कहते हैं कि वी आर इक्वल। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया की बात करें या पूरी दुनिया भर के लोगों की बात करें तो सब कह रहे हैं कि हम समान हैं, इक्वल ट्रीट हमारे साथ किया जाना चाहिए। परंतु लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि सब लोग समानता चाहते हैं, और ऐसा होने से समानता की जो तीव्र अभिलाषा है उसने स्वतंत्रता की आशा को क्या कर दिया है, व्यर्थ कर दिया है, बेकार कर दिया है। इसका मतलब समानता पर ज्यादा बल देना, एक्टन के अनुसार स्वतंत्रता को खत्म कर देना है। इसके अलावा लॉर्ड एक्टन ये भी कह रहे हैं कि दोनों कभी भी एक नहीं हो सकती, वो अलग अलग रहती है। क्यों? क्योंकि जब समानता दरवाजे से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर चली जाती है। इसके अलावा F.A. हेग ने स्वतंत्रता के संदर्भ में
अधिक महत्व दिया है, समानता को कम महत्व दिया है, क्योंकि समानता में राज्य इंटरफेयर करता है, स्वतंत्रता में राज्य को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वह बाजार की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, मार्केट लिबर्टी का समर्थन करता है, वह समानता को कम महत्व देता है। J.S. मिल, उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी 1859 में यही कहा कि स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय समानता की, इसलिए राज्य को केवल ये देखना चाहिए कि स्वतंत्रता की सुरक्षा हो सके, उसको समानता लाने की आवश्यकता नहीं, समानता ऑटोमेटिक क्या है, शामिल हो जाती है। स्वतंत्रता को केंद्र में रखे मानते हैं कि समानता की तुलना में स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, इसलिए स्वतंत्रता के सामने हम समानता को स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि उनका मानना है कि समानता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की स्वतंत्रता होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, न्याय। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। एफ 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 ए है, फेडरिक ना, एफ ए है। एडिट आर्किले फ्रांसीसी चिंतक ये कहना चाह रहे हो आप? अच्छा ठीक है। किसको? हाँ अमेरिकी रहने दो आप, डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1880। जस्टिस, न्याय। देखो न्याय भी वैसे ही एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जैसे कि समानता और स्वतंत्रता है, जैसे कि अधिकार है और कर्तव्य है, समानता स्वतंत्रता। किसका? नहीं अलग अलग, हाँ इसी से जुड़े हुए हैं, पर वैसे हैं, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, राइट्स है। पॉलिटिकल कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक अवधारणाओं की या संकल्पनाओं की, तो उन संकल्पनाओं में अधिकार के बारे में हमने पढ़ा, समानता स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, समानता के बारे में पढ़ा, ऐसे जस्टिस है न्याय की संकल्पना है। अधिकार, स्वतंत्रता और समानताएं, ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो अवधारणाएं राज्य के साथ उदय होती है। इसका मतलब है कि कोई यदि राज्य को स्वतंत्रता दिलाना चाहता है तो वह राज्य की लिबर्टी होगी, नेशन फ्रीडम जिसको कहा जाता है, फ्रीडम होगा वो, तो ऐसी आज़ादी या स्वाधीनता। इसके अलावा कि राज्य आने के बाद लोग समानता चाहते हैं तो भी राज्य से चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं तो भी राज्य से चाहते हैं, और अधिकार उनको दिए जाते हैं वो भी किसकी मांग करते हैं, राज्य की। जैसा कि बार्कर के द्वारा ग्रीन की चेतना को अभिव्यक्त किया गया, मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार की भावना निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये सब समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, पंथ निरपेक्षता, नागरिकता, ये सब क्या है, नवीन शब्दावलियां हैं और राज्य रूपी शब्दावलियां हैं। परंतु न्याय की जो शब्दावली है वह एक प्राचीन शब्दावली है। क्यों है? इसका मतलब है जब से मानवीय चिंतन का उदय हुआ है उसी के साथ न्याय भी शामिल है। अब उसका न्याय का स्वरूप अलग रहा है, जरूरी नहीं है कि राज्य से ही न्याय मिले, न्याय समाज भी करता है, खाप पंचायतें भी करते हैं, ट्राइबल ग्रुप भी करते हैं, कबीला समुदाय भी न्याय करता है, तो न्याय का अलग अलग स्वरूप है। तो न्याय तब से रहा है जब से मानवता का जन्म हुआ है। तो व्यक्ति का जब उदय हुआ, होमो सेपियन का उदय हुआ, तभी से न्याय का स्वरूप मिला हुआ है। इससे भी विपरीत कि न्याय जो अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द से बना है, उसके लिए दो प्रचलित शब्द हैं। एक शब्द यूनानी भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, लैटिन भाषा का है, रोमन भाषा का, अलग अलग शब्दों में जस्टोनिया उसको कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड जो है वह लैटिन है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और लैटिन में इसके लिए किसका प्रयोग किया गया है, जस्टिसिया, इस शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसा ही दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है और वह रोमन भाषा का शब्द है जिसको जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। लैटिन भाषा का जो शब्द जस्टिसिया है वो ये कहना चाहता है कि न्याय का मतलब होता है जोड़ना, न्याय का मतलब होता है एक दूसरे के बीच बंधन, सहयोग। जो रोमन वर्ड है उसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को, इसका कोई बचना नहीं चाहिए, विशेष नहीं रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति को उसका ड्यूज प्रदान करना है, उसका बकाया देना, यही क्या है, न्याय। तो ये दोनों वर्ड है, इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वरूप में है ये। जब हम ये बात कर रहे हैं, जस्टिस अंग्रेजी का शब्द है, जो जस्टिस वर्ड है वह लैटिन भाषा के जस्टिसिया शब्द से बना है,
और जस्टिसिया का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या बंधन करना। इसका मतलब ये एक व्यक्ति होता है, उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति होगा, उसमें क्या होता है, सहयोग होता है, या दोनों को आपस में जोड़ता, अलग नहीं करता है, क्योंकि न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। मान लीजिए इसने न्याय किया तो आपने इसको न्याय दिया, जब बी को न्याय दिया तो ए के साथ भी क्या हुआ है, न्याय हुआ है। मान लीजिए किसी ने 10 रुपए ले लिए, ए ने बी से 10 रुपए ले लिए, अब आप वापस 10 रुपए दिला देते हो, तो जिसको दिला दिया उसको तो न्याय वैसे मिल गया, लेकिन वह दूसरे का रुपए रख भी नहीं सकता ना, उससे भी दिला दिए तो उसके साथ भी न्याय है। तो न्याय सबके लिए होता है, इसलिए यहाँ रोमन वर्ड जो यूज किया गया जस्टिनियन, उसका मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को उसका बकाया देना। अब जिसका बकाया है ही नहीं उसको देने की आवश्यकता नहीं है, तो जिस व्यक्ति का भी ड्यूज होता है, जिस व्यक्ति का ड्यूज होता है वो उसको मिल जाए, यही न्याय है। अब ड्यूज क्यों रहेगा, ड्यूज तभी रहेगा जब ए व्यक्ति के द्वारा बी व्यक्ति के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। इसके पास भी 5 रुपए थे, इसके पास 0 था, ठीक है, इसने 5 रुपए लिए वापस नहीं लौटाए तो न्याय हो गया, वापस लौटा दिए तो न्याय हो गया। इसका मतलब न्याय प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित एक स्वाभाविक मांग होती है। मुरलीधर पोद्दार का यह कहना है कि न्याय व्यक्ति की स्वाभाविक मांग है। इसका मतलब स्वभाव उसका क्या चाहता है, जस्टिस चाहता है, क्योंकि उसका किसी न किसी से क्या होगा, लेन देन होगा। ऐसा तो है नहीं कि मानव अकेला व्यक्ति है, जैसा अरिस्टोटल कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है। जो समाज में रहता है वह मानव है, जो समाज में नहीं रहता वह या देवता है या पशु होता है। और जब वह समाज में रहता है, एक सामाजिक प्राणी है, अब समाज में रहता है तो उसका समाज में किसी ना किसी व्यक्ति से कोई किसी सामाजिक प्रकार का, आर्थिक प्रकार का, राजनीतिक प्रकार का, सामुदायिक प्रकार का व्यवहार होता है। और इस व्यवहार में उसके साथ दुर्व्यवहार भी हो सकता है, आर्थिक दुर्व्यवहार भी हो सकता है, आर्थिक असमानता हो सकती है, सामाजिक भेदभाव भी हो सकता है, राजनीतिक भेदभाव भी हो सकता है। तो उन जो भेदभाव होता है उसको दूर करना ही क्या है, जस्टिस है। तो इसका मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। अब न्याय की जो संकल्पना है वह प्राचीन से जब आधुनिक में आती है तो बदल जाती है। जब पुराना न्याय देखेंगे तो पुराने न्याय का मतलब है कि ये व्यक्ति पर डिपेंड था कि व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति न्याय चाहता है, जिसमें उनका मानव की स्वाभाविक मांग है। लेकिन व्यक्ति का अगर स्वभाव सही है तो न्याय होगा, और अगर उसके स्वभाव में लालच है, ग्रीडी है, धोखा है, निहित स्वार्थ होते हैं, तो वह क्या करेगा, अन्याय करेगा। लिखो ना, फिर समझाना होगा। न्याय का विचार, न्याय का विचार मानवीय जीवन की उत्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। न्याय का विचार मानवीय जीवन की उत्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यह स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, नागरिकता के समान ही एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, के समान ही एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। परंतु अन्य राजनीतिक संकल्पनाओं की अपेक्षा न्याय प्राचीनतम संकल्पना है। न्याय प्राचीनतम संकल्पना है। नेक्स्ट लाइन। जस्टिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि जस्टिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि लैटिन भाषा के
जस्टिसिया, जो कि लैटिन भाषा के जस्टिसिया, या तो TITI कर दो या CIA कर दो, जस्टिसिया शब्द से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों को आपस में जोड़ना, अर्थात न्याय में अलगाव या अहित की भावना नहीं होती है, अर्थात न्याय में अलगाव, एलिएशन, अलगाव या अन्याय की या अहित की भावना नहीं होती है। जस्टिस के लिए रोमन भाषा में, जस्टिस के लिए रोमन भाषा में जस्टिनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। जस्टिनियन, जस्टिनियन JUSTINIAN, जस्टिनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका बकाया या ड्यूज देना, प्रत्येक व्यक्ति को उसका बकाया या ड्यूज प्रदान करना या देना, अर्थात न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है, अर्थात न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। नेक्स्ट है मुरलीधर पोद्दार के शब्दों में भारतीय चिंतन। मुरलीधर पोद्दार के शब्दों में मुरलीधर पोद्दार के शब्दों में न्याय मानवीय स्वभाव की, न्याय मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, अन्याय उसे विद्रोही और विनाशक बना देता है। न्याय मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, अन्याय उसे विद्रोही और विनाशक बना देता है। तो देखिए इसका मतलब है यहाँ इस कथन से, इस परिभाषा से दो अर्थ अभिव्यक्त हो रहे हैं कि जो जस्टिस है वह व्यक्ति की स्वभाव में होता है और जो जस्टिस है एक नेचुरल डिमांड है। अगर उसको जस्टिस नहीं मिलता है, इसका मतलब अन्याय है, तो अन्याय उसको क्या करता है, व्यक्ति को विद्रोही बना देता है और विनाशक बना देता है। इसका मतलब अन्याय होने से केवल व्यक्ति का ही नहीं, पूरी मानव सभ्यता का क्या होता है, विनाश होता है। इसलिए हमेशा न्याय को स्थापित करना चाहिए और वे मानव के स्वभाव की क्या होती है, अनुकूल होती है। नेक्स्ट लाइन, संत ऑगस्टाइन के शब्दों में, संत ऑगस्टाइन के शब्दों में न्याय के बिना कोई राज्य, न्याय के बिना कोई राज्य
केवल डाकुओं का झुंड या समूह होता है। केवल डाकुओं का झुंड या समूह होता है। नेक्स्ट लाइन, एक्विनास के शब्दों में, संत थॉमस एक्विनास, एक्विनास के शब्दों में, संत थॉमस एक्विनास का एक्विनास, एक्विनास के शब्दों में, न्याय व्यक्ति का प्राकृतिक गुण है जो उसे, न्याय व्यक्ति का प्राकृतिक गुण है जो उसे सामाजिक बनाता है, जो उसे सामाजिक बनाता है। नेक्स्ट, बार्कर के शब्दों में, अर्नेस्ट बार्कर, बार्कर के शब्दों में, न्याय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, न्याय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट महत्व रखता है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट महत्व रखता है। न्याय के बिना मानवीय जीवन अन्यायपूर्ण होता है। न्याय के बिना मानवीय जीवन अन्यायपूर्ण होता है। देख, इसका मतलब ये अलग अलग जो चिंतक हैं मुरलीधर पोद्दार से लेकर बार्कर तक, उनका सबका जो कंक्लूजन है वो ये है कि न्याय और व्यक्ति का जो चिंतन है, उत्पत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति जो होता है अपने जन्म से ही क्या चाहता है? जस्टिस चाहता है, न्याय चाहता है, क्योंकि जस्टिस की जो अवधारणा है वह लोगों को आपस में जोड़ती है। और जस्टिस ये कहता है कि जिस व्यक्ति का बकाया होता है उसको दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कह रहा है कि जो व्यक्ति समान है या जिनके साथ पहले ही न्याय हो चुका है उनके साथ दोबारा न्याय हो, ऐसा नहीं है। न्याय वहां आता है जहां कहीं पर क्या होता है? अन्याय होता है। अगर अन्याय होगा नहीं तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? न्यायपूर्ण व्यवस्था कहा जाएगा। उसको न्याय को लाने की या शामिल करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर दोनों चिंतन के रूप में देखें तो एक चिंतन जो हमें सुकरात के बाद प्लेटो के चिंतन में दिखाई देता है और दूसरा चिंतन जो हमें आचार्य मनु के चिंतन में या कौटिल्य के चिंतन में दिखाई देता है। एक प्लेटो का जो जस्टिस का चिंतन है वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, और नंबर 2 आचार्य मनु का या कौटिल्य का जो चिंतन है वो भारतीय चिंतन का प्रतीक है। दोनों स्वरूप में प्लेटो की न्याय की अगर हम बात करें तो प्लेटो जब न्याय की अवधारणा व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से दोनों में लागू करता है, उसका ये मानना है कि समाज में 3 समूह होते हैं, और 3 समूह इसलिए होते हैं क्योंकि व्यक्ति में बहुत से गुण होते हैं। हर व्यक्ति में बहुत से गुण होते हैं, परंतु व्यक्ति में इन गुणों में से एक गुण प्रधान गुण होता है। उसका ये मानना है कि सभी लोगों में साहस का भी गुण होता है, सभी लोगों में व्यापार का भी गुण होता है, सभी लोगों में बुद्धि भी होती है, सभी लोगों में निडरता, पैसा कमाने, तमाम तरह के गुण होते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि ज़्यादा होती है, विवेक ज़्यादा होता है, और इसलिए वे दार्शनिक वर्ग में जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें साहस की भावना ज़्यादा होती है, और तो होते ही होते हैं, निडरता की भावना ज़्यादा होती है, संघर्ष की भावना ज़्यादा होती है, और इसलिए वो व्यक्ति सैन्य वर्ग में शामिल होते हैं, सैनिक वर्ग में शामिल होते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें अपने गुणों में से कुछ प्रधान गुण, जिनको हम लालसा कहते हैं, जिनको हम चेतना कहते हैं, जिनको हम रुपए पैसे की भावना कहते हैं, जिनमें व्यापारिक और वृत्ति की भावना होती है, वो व्यक्ति उत्पादक वर्ग में शामिल होते हैं, क्योंकि उनके चिंतन और मनन में पैसा कमाने की लालसा होती है, उसको लालसा कहा जाता है। तो अब 3 वर्ग होते हैं, उसका ये मानना है। लेकिन 3 वर्गों से ही न्याय नहीं होता है। अगर
जो दार्शनिक वर्ग है वह दार्शनिक समूह में चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनमें बुद्धि है वो दार्शनिक वर्ग में चले गए, कोई समस्या नहीं। मान लीजिए ऐसे व्यक्ति जिनमें विवेक और बुद्धि है वो दार्शनिक वर्ग के हैं। ऐसे व्यक्ति जिसमें साहस और दृढ़ता की भावना है वो सैनिक वर्ग में चले गए। ऐसे व्यक्ति जिनमें व्यापार करने की लालसा है वे उत्पादक वर्ग में चले गए। लेकिन अब वो गए कैसे? प्लेटो यहाँ कह रहा है कि कोई व्यक्ति कैसे गया। मान लो सभी चाहे कि हम तो साहब दार्शनिक ही बनेंगे, दार्शनिक में फायदा है, या व्यक्ति चाहे हम तो सैनिक बनेंगे, या व्यक्ति चाहे हम तो उत्पादक ही बनेंगे। क्योंकि जब साम्यवाद की बात करते हैं तो प्लेटो कहता है कि केवल जो साम्यवाद नहीं होगा, किसके लिए नहीं होगा? उत्पादक वर्ग के लिए नहीं होगा। सैनिकों के परिवार नहीं होगा, सैनिकों की संपत्ति नहीं होगी। दार्शनिकों का परिवार नहीं होगा, दार्शनिकों की संपत्ति नहीं होगी, पत्नी नहीं होगी, बच्चे अगर होंगे तो उनकी पहचान नहीं होगी पार्श्विक समाज का, तो लोग उत्पादक समूह में जा सकते हैं। परंतु यह व्यक्ति की आत्मा पर निर्भर है। अब आत्मा क्या है? दर्शन आ गया ना कि व्यक्ति की आत्मा पर और स्वभाव पर निर्भर है कि वह अपने गुण को पहचाने कि कौन सा गुण उसमें ज्यादा है। क्या वह डरता है या नहीं डरता है? क्या वह पैसे कमा सकता है, नहीं कमा सकता है? क्या वो दर्शन और विद्या को प्राप्त कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है? ऐसा व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, तो अब व्यक्ति इसका मतलब हर वर्ग में चला गया, ये तो क्या हो गया? व्यक्तिगत न्याय हो गया। ठीक है, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी यही है। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग में चला जाएगा तो इसका दूसरा स्वरूप क्या हो गया? सामाजिक न्याय का हो गया। अर्थात समाज में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, क्योंकि व्यक्ति अपने मूल गुणों के कारण अलग अलग वर्ग में शामिल हुआ है। तो इसका निष्कर्ष हम निकालें तो प्लेटो का जो निष्कर्ष है पूरा भारतीय किससे जुड़ा हुआ है? धर्म से जुड़ा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि वह नैतिकता से जुड़ा हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि वह अच्छाई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्लेटो इन्हीं वर्गों के लिए साम्यवाद की रचना करता है, शिक्षा की रचना करता है कि जो शिक्षा पद्धति है उसमें आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाला फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा या रानी होगी। इनको आजीवन परीक्षा की जरूरत नहीं है। एक बार परीक्षा देंगे फेल हो जाएंगे, सैनिक बन जाएंगे। दूसरी बार परीक्षा देंगे फेल हो जाएंगे, उत्पादक बन जाएंगे। तीसरी बार परीक्षा देंगे, चौथी बार परीक्षा देंगे, पांचवी बार परीक्षा। तो परीक्षा इसका मतलब आजीवन चलने वाली पद्धति है, वो शिक्षा आजीवन पढ़ने वाली पद्धति है। और इसीलिए इस राजा को फिलोसोफर किंग या फिलोसोफर क्वीन कहा गया है, दार्शनिक रानी या दार्शनिक राजा। अब उनके लिए ऐसा किया गया तो ये नैतिकता की पराकाष्ठा है। जब भारतीय चिंतन में चलते हैं तो धर्म हमें दिखाई देता है। धर्म जो वर्ड संस्कृत के द्वि धातु से बना है और इसका मतलब होता है आचरण में या व्यवहार में धारण करने योग्य नियम। द्वि यानी धारण करना। तो ऐसे अच्छे नियम नैतिकता के नियम, धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं या धर्मा से है, जो आपको मानवता के बारे में, परोपकार के बारे में, मानव हित के बारे में, करुणा के बारे में, दया के बारे में सिखाता है, उसको धर्म कहा जाता है। मानव के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कार्य, कोई भी आचरण जो अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय होता है, सम्मानीय होता है, उसको वो अपनाएंगे। यही क्या है? धर्म है। इसलिए उसने दो तरह के धर्म की बात कही गई। तो रिलीजन नहीं है, एक राजधर्म होता है और एक प्रजाधर्म होता है। तो राजधर्म तो किससे जुड़ा हुआ है? राजा से जुड़ा हुआ है। और प्रजाधर्म किससे जुड़ा हुआ है? प्रजा से जुड़ा हुआ है। जो राजा के कर्तव्य हैं, राजा अपने कर्तव्यों को बिना किसी दबाव के उनका पालन करे, राजधर्म है। जो जनता के कर्तव्य हैं, जनता बिना किसी लोभ और लालच के अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो ऐसी व्यवस्था कैसी होगी? एक न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। मनु और कौटिल्य के चिंतन में कि राज्य से पहले एक ऐसी अवस्था थी जिसको क्या कहा जाता था? मातस्य न्याय की व्यवस्था कहा जाता था, कबीला समुदाय की। इसका अंदर न्याय कब आया? मैंने कहा जब अन्याय होता है तो ही न्याय आता है। जब न्याय रहेगा तो आने की जरूरत ही नहीं है न्याय को। पर न्याय कब आता है? जब किसी का हक छीन लिया जाता है, तब न्याय की मांग करता है व्यक्ति। वरना आपने कमाया और आपको पैसा मिल गया, आप क्यों कहोगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है? आपको जो नहीं मिला, जो आपको मिलना चाहिए था, उसको आप मांगते हो, तब किसकी मांग उठती है? न्याय की मांग उठती है। जो प्राचीन न्याय है वह अनुग्रह पर आधारित न्याय है। जो हर्बर्ट स्पेंसर और हेयक और नोजिक का न्याय है वो बाजार का न्याय है।
जो जॉन रॉल्स का न्याय है, बोल्जर का न्याय है, वह वितरण का न्याय है, वर्तमान सामाजिक और जो कानूनी व्यवस्था है उसका न्याय है, वह परिवर्तन का न्याय है, वह प्रक्रियात्मक न्याय न होकर तात्विक न्याय है। न्याय की प्रणालियां होती कैसे कैसे जस्टिस मिलना चाहिए। तो यहाँ जो न्याय है वह अनुग्रह पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, व्यक्ति पर आधारित है, व्यक्ति की आत्मा पर आधारित है। इसका मतलब है कि ऐसी अवस्था जिसमें कैसी अवस्था थी, माइट इज राइट। इसका मतलब शक्तिशाली का हित ही क्या था, न्याय था। ठीक है, शक्तिशाली में ताकत होती है इसलिए उसको जो चाहता वो मिला, परंतु कमजोर व्यक्ति को जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए कमजोर व्यक्ति ने किसकी मांग की है, न्याय की मांग की है। शक्तिशाली लोगों के लिए तो यही न्याय है, शक्तिशाली लोगों के लिए यही न्याय है। पर मैंने कहा न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। अगर कुछ लोग शक्तिशाली हैं, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को अपना भोजन बना लेती है क्योंकि यही उसके जिंदा रहने का तर्क है, आधार है, तो बड़ी मछली भोजन बनाती है, ये तो बड़ी मछली के लिए क्या है, न्याय है। परंतु छोटी मछली का जीवन चला गया इस बात से, जंगल कानून है कि उसके जीवन की रक्षा कौन करेगा। तो ताकत कमजोर लोग हैं तो उनको क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसका मतलब उनके जीवन की रक्षा हो, क्योंकि ये उनका ड्यूज है कि वो जिंदा रहने चाहिए। इसलिए छोटी मछलियां कह रही हैं कि उनको क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसलिए कमजोर लोग, असहाय लोग और जो निर्बल लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, न्याय चाहिए। तो मनु और कौटिल्य कह रहे हैं कि राज्य से पहले की ये अवस्था मातस्य न्याय की व्यवस्था नहीं थी। कैसी अवस्था थी, अन्याय की व्यवस्था थी। शक्तिशाली लोगों के लिए तो ये न्याय की व्यवस्था थी, कमजोर लोगों के लिए अन्याय की व्यवस्था थी। अब न्याय तो था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु अन्याय था, उस ए को हटाने के लिए क्या है, न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। जैसे आप मांग करते हैं तो यहाँ पर एक राजा का जन्म हुआ, देवी सिद्धांत। मनु जिसको पहला राजा कहा गया है वह राजा है, और वह राजा क्या करेगा, मातस्य न्याय की अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत कर देगा। क्योंकि राजा ही सबसे बड़ा क्या होता है, न्यायाधीश होता है। अब राजा जो अलग अलग न्याय प्रणाली में जो सजीव प्राणी हैं उनको भी गवाह के रूप में उसने स्वीकार किया है कि तोता होगा या मोर होगा या अन्य जानवर होंगे, उनको भी गवाह और साक्ष्य के रूप में हम स्वीकार करेंगे। क्योंकि प्लेटो जब आत्मा की बात कहता है तो आत्मा क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं है। तो आत्मा क्या है, अंतरात्मा भारतीय संविधान में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है, जो वयस्क है, अपनी अंतः आत्मा से किसी भी धर्म को अपना सकता है। रिलीजन, कोई धर्म रिलीजन है यहाँ पर, धर्म नहीं है, किसी भी रिलीजन को अपना सकता है और उस रिलीजन के अनुसार आचरण कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। ये भारतीय संविधान ने उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। तो अंतः आत्मा क्या है फिर, इसका मतलब बिना किसी लोभ लालच दबाव के उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। उसको क्या हिंदू रिलीजन अपनाना चाहिए, क्या इस्लाम रिलीजन अपनाना चाहिए, क्या बौद्ध रिलीजन अपनाना चाहिए, क्या जैन रिलीजन अपनाना चाहिए, यहूदी रिलीजन या ईसाई रिलीजन या सिख रिलीजन अपनाना चाहिए, यह उसकी अंतः आत्मा कहती है। इसका मतलब जब उसको ऐसा लगता है कि किसी विशिष्ट रिलीजन में उसके साथ अन्याय नहीं होगा तो वह ऐसे रिलीजन को क्या करता है, अपनाता है। जैसे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो बौद्ध धर्म शुरू हुआ भारत में, उस बौद्ध धर्म को 2600 सालों के बाद आदिवासी या दलितों के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा अपनाया गया। किसको छोड़कर, हिंदू रिलीजन को छोड़कर उन्होंने बौद्ध रिलीजन को अपनाया। उनकी अंतरात्मा ने ऐसा कहा कि हिंदू धर्म में उनके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसलिए वह न्यायपूर्ण व्यवस्था में जाना चाहता है। उसको न्याय लगता है किसमें, बौद्ध धर्म में। क्योंकि जिन आधारों पर हिंदू धर्म में शोषण किया जाता है, मानवीय शोषण, ऐसा शोषण बौद्ध धर्म में नहीं होगा, इसलिए उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये व्यक्ति पर निर्भर है, तो व्यक्तिगत न्याय भी होता है। अब जो न्याय है वह न्याय राज्य का न्याय होता है। राज्य तय करता है कि जस्टिस क्या होगा। तो अब जस्टिस राज्य तय करेगा कि क्या होगा, तो किस आधार पर राज्य न्याय करे। क्या राज्य अदालतों में जो सबूत दिए जाते हैं केवल उसके आधार पर न्याय करे? क्या राज्य जो अव्यवस्थाएं राज्य के सामने जाते उनके आधार पर न्याय करे?
या राज्य जिनको पहले से बहुत कुछ मिला है उनको बहुत दे दे, ऐसा न्याय करे, या राज्य ये विचार करे कि जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ है, बहुत कुछ में सभी चीजें आ गई, बहुत कुछ है, उनको और अधिक देने से पहले ये विचार करे कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको पहले दिया जाए। तो रोल्स वाला थ्योरी चलेगी आगे। या रॉबर्ट नोजिक कह रहा है कि ऐसा न्याय नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति से उतना जितना वो देना चाहता है उतना लो, और प्रत्येक व्यक्ति को उतना दो जिसे कोई दूसरा देना चाहता है। हकदारी सिद्धांत जो बता रहा है अधिकारिता का परिशोधन का, नोजिक ये कह रहा है कि इतिहास में अगर अन्याय हुआ है तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं। परिशोधनात्मक न्याय इसको कहते हैं, रेक्टिफिकेशन थ्योरी कहते हैं नोजिक की। तो नोजिक कह रहा है कि मान लीजिए 10 वर्ष पहले आपसे किसी ने 50,000 रुपए लिए थे और आज आप बराबर जस्टिस करना चाहते हो, तो पहले तो इस 50,000 रुपए को वापस दिलाओ। तो इसका मतलब ये परिष्कृत न्याय का सिद्धांत है, भेदभाव का नहीं है, हकदारी का नहीं है, क्योंकि ये तो उसका था, जिससे लिया वह उसी का था, तो उसको संशोधन करो आप, कि जैसे शताब्दी जो आरक्षण है तो उसमें संशोधन करो, परिष्कृत करो। अब उसके बाद ये आपने संशोधन कर दिया, अब ये देखना है कि अब आप उससे छीन नहीं सकते किसी से भी। अब जब वो अपनी इच्छा से कोई आपको 10 रुपए देना चाहिए तो लो, नहीं देना चाहिए तो आप नहीं ले सकते उससे 10 रुपए, इच्छा से देगा, क्योंकि इस 10 रुपए पर क्या है, उसका हक है। तो उसको एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ नोजिक कहा जाता है, रॉबर्ट नोजिक का हकदारी न्याय सिद्धांत कहते हैं। तो कह रहे हैं न्याय तो करो, लेकिन न्याय करने से पहले व्यवस्था पर विचार करो आप, कि जिन लोगों को आप न्याय करना चाहते हो, क्या पहले की व्यवस्था अन्यायपूर्ण थी या नहीं थी। अगर अन्यायपूर्ण नहीं थी तो आप न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि न्याय पहले से है। और अगर वह अन्यायपूर्ण थी, भले उसका नाम न्याय अन्यायपूर्ण थी, तो उसमें आप संशोधन करोगे, तो ये न्याय का पहला साध्यमूलक सिद्धांत हो जाएगा, ऐतिहासिक परिष्करण का सिद्धांत हो जाएगा, और आपने न्याय स्थापित कर दी। अब इसके बाद आप चेंज नहीं करोगे। रोल्स ये कहता है कि ऐसा नहीं है, आपने दे तो दिया उसको, लेकिन ये गारंटी थोड़ा है बाद में न्याय नहीं होगा। एक बार न्याय कर दिया तो क्या आगे न्याय नहीं होगा, हो सकता है। इसलिए न्याय जो है वो सतत प्रक्रिया है, हमें हर बार ये देखना होगा कि हम सब लोगों को अवसर दे, ठीक है दे दो आप। अब उसमें देखो कि जो लोग पीछे रह गए उनको पहले अवसर दो आप, जो हीनतम स्थिति में हैं उनको सबसे ज्यादा दो। इसलिए जो कह रहा है अज्ञान का पर्दा है कि आपको नहीं पता कि क्या हुआ, ठीक है, इसलिए आप क्या करो, सबको अवसर दे दो। पहले क्या हुआ आपको नहीं पता, रॉबर्ट नोजिक से अलग कह रहा है। अब आप अज्ञान का पर्दा है, उसकी थ्योरी को वो स्वीकार कर रहा है, आपको नहीं पता, आप सामने आ गए कि क्या हुआ नहीं पता। अब आपने कहा कि हम सबको अपॉर्चुनिटी देते, दे दिया आपने। अब इसके बाद आपने देखा कि अवसर देने के बाद भी, अवसरों की समानता देने के बाद भी कुछ लोग अवसरों का लाभ नहीं उठा पाए। जो मैंने समुदायवादी चिंतन में आपको बताया, बहुसांस्कृतिक चिंतन में बताया कि आपको समानता तो दी गई, लेकिन बालिका पुलिस का फार्म नहीं भर सकते, उसने फार्म नहीं भरा है क्योंकि घर वालों ने भरने नहीं दिया है। अब आप देखो कि कौन पीछे रह गया, तो जो पीछे रह गया, हीनतम स्थिति में सबसे पीछे है, उसको सबसे ज्यादा लाभ दो, जो हीनतम स्थिति में उसको अधिकतम लाभ दो। और उसके बाद क्या है, वापस सबको समानता की स्वतंत्रता है, सब प्रयोग कर सकते हैं। अब रोल्स ये कह रहा है कि लगातार जब भी कोई अन्याय होगा तो उस अन्यायपूर्ण स्थिति में आपको संशोधन करना पड़ेगा। जब भी आप न्याय को लागू करोगे तो पहले देखोगे कि न्यायपूर्ण व्यवस्था तो नहीं हो गई है, या न्याय आपने लागू किया उसमें अन्याय तो नहीं हो गया है। अगर हुआ है तो उस अन्याय को पहले आप दूर करोगे, तभी न्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसे न्याय के अलग अलग स्वरूप में कि जो जस्टिस है वह प्राचीन स्वरूप से लेकर वर्तमान तक बदल गया है, परंतु जस्टिस की एक जो मूल भावना है वह यही है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, मिलना चाहिए, और वही न्याय है जो सबको अपना ड्यूज दिलाता है, हक दिलाता है जो उनको मिलना चाहिए। समान दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, प्रक्रिया आपने सही रखी, लेकिन फिर भी उसमें कोई न्याय से वंचित रह गया। मौलिक अधिकार आपने सबको दिया, शिक्षा का मौलिक अधिकार, ऐसा फंडामेंटल राइट्स देने के बाद भी बहुत से लोग एजुकेशन से वंचित रह गए। तो आप तो कह दो कि हमने तो मौलिक अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार भी दे दिया, शिक्षा की जो स्वतंत्रता है आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके बाद भी तो शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि आपने सबको दिया, इसके बाद भी सबको न्याय नहीं मिला, तो वो अन्याय रह गया।
तो उसमें आप क्या करोगे, संशोधन करेंगे, तब क्या होगा, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित होगी। लिखो आगे, हेडिंग लिखो, न्याय के प्रमुख सिद्धांत। न्याय के प्रमुख सिद्धांत। इसमें लिखो, न्याय प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक, न्याय प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक परिवर्तित स्वरूप में विद्यमान रहा है। परिवर्तित स्वरूप में विद्यमान रहा है। न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम, न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम अन्याय की पहचान करना होता है। सर्वप्रथम अन्याय की पहचान करना होगा। ये तो सब सर्वप्रथम अन्याय की पहचान करना होगा। इस अन्यायपूर्ण स्थिति को समाप्त करना, इस अन्यायपूर्ण स्थिति को समाप्त करना ही न्याय है। इस अन्यायपूर्ण स्थिति को समाप्त करना ही न्याय है। न्याय के संदर्भ में विविध सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, न्याय के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वाल्जर कहते हैं कि, वाल्जर न्याय के विविध सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वाल्जर कहते हैं कि न्याय का प्रत्येक सिद्धांत, न्याय का प्रत्येक सिद्धांत मानवीय जीवन को, न्याय का प्रत्येक सिद्धांत मानवीय जीवन को प्रोत्साहित करता है। न्याय का प्रत्येक सिद्धांत मानवीय जीवन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट लाइन, इसका मतलब देखिए वाल्जर ये कह रहा है कि न्याय के विविध सिद्धांत होते हैं, एक सिद्धांत नहीं है न्याय का, और न्याय के जितने भी सिद्धांत हैं डाइवर्सिटी रखते हैं। इन विविध सिद्धांतों के द्वारा एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो क्या है, मानवीय जीवन को प्रोत्साहन प्रदान करना। यानी कि न्याय की जो आशा है वो उनके बीच रहती है, जो जस्टिस है वह होगा किसी भी कीमत पर, वो ऐसा रखते हैं कि न्याय किसी न किसी कीमत पर स्थापित किया जाएगा। अब न्याय के सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांतों की हम विवेचना करें तो 3 तरह के सिद्धांत होते हैं, इस आधार पर कि न्याय एक विकसित विचार है। न्याय प्राचीन काल में था और आज भी न्याय है। अब न्याय प्राचीन काल में था तो फिर आज न्याय की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो न्याय, इसका मतलब वो न्याय नहीं था। तो ऐतिहासिक आधार पर अगर हम न्याय की परिचर्चा करें तो 3 सिद्धांत हमें दिखाई देती हैं कि इतिहास में न्याय क्या था, वर्तमान में न्याय क्या है और अब न्याय का नवीन स्वरूप क्या होना चाहिए। क्योंकि अब जो न्याय की अवधारणा है वह अवधारणा एक सामाजिक अवधारणा है और वह न्याय की अवधारणा एक कानूनी अवधारणा है। कानूनी तो इसलिए है कि अब न्याय कौन करता है, स्टेट न्याय करता है, राज्य न्याय करता है, आप और मैं न्याय नहीं करते। परंतु ऐसा नहीं है, अभी भी क्या करता है, समाज न्याय करता है। अभी भी समाज न्याय करता है। समाज के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन है,
परंतु राज्य अब क्या है, इस समाज से एक बड़ी अवधारणा है, बड़ा संगठन है। इसलिए अब जब राज्य भी कानूनी न्याय करता है तो किस आधार पर न्याय करता है, सामाजिक स्वरूप के आधार पर न्याय करता है कि समाज में जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत करने के लिए राज्य कानूनों का सहारा लेता है। तो जो अदालतें हमें आज दिखाई देती हैं वो अदालतें क्या हैं, इस सामाजिक अन्याय का ही प्रतिरूप हैं कि किसी की जमीन हड़प ली, किसी के साथ भेदभाव किया, किसी के साथ छुआछूत किया गया, किसी के पैसे खा गए, किसी को उसका हक नहीं दिया गया। इसका मतलब है किसी ने सामाजिक नियम लगा के उसके मौलिक अधिकार का हनन कर दिया। इन सब का प्रतिरूप क्या है, वह अन्यायपूर्ण व्यवस्था को दूर करने में राज्य कानून का सहारा लेता है। भले आपके सामाजिक नियम जैसे खाप पंचायतें बना रखी हैं, जैसे समाज ने मृत्यु भोज जारी कर रखा है, जैसे समाज ने दहेज प्रथा जारी कर रखी है, जैसे समाज ने सती प्रथा और तमाम तरह की ऐसी सामाजिक बुराइयां जो अन्यायपूर्ण है। राजा राम मोहन राय जिसको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, उसका मतलब क्या है, अन्यायपूर्ण। एक शब्द में कहें तो ऐसे सामाजिक रीति रिवाज, कर्म कांड, परंपराएं और रूढ़िवादिता जो अन्यायपूर्ण होते हैं उनका विरोध किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। वह धार्मिक अन्याय भी हो सकता है, सामाजिक अन्याय भी हो सकता है, सांस्कृतिक अन्याय हो सकता है, राजनीतिक अन्याय हो सकता है, आर्थिक अन्याय हो सकता है। उस अन्याय के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं न्याय की तरह, परंतु उन्हें दूर करना, उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को दूर करना ही राज्य का क्या है, मूल ध्येय या उद्देश्य है। इसीलिए राज्य क्या है, न्याय की व्यवस्था का सजग प्रहरी है। वह अपने नियमों के हिसाब से क्या करता है, न्याय करता है। परंतु इसमें कई बार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाता है कि प्रकृति ही क्या चाहती है, न्याय चाहती है। लेकिन प्राकृतिक असमानता को रॉबर्ट नोजिक जैसे विचारकों ने कि प्रकृति ने लोगों को असमान बनाया है तो न्याय के माध्यम से आप समान नहीं बना सकते। नोजिक का ये कहना है आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये उसके हक को छीनना है। उसका हक आप नहीं कर सकते, उसका अधिकार है उसके ऊपर। जो संपत्ति उसने कमाई है उस संपत्ति का वह मालिक है। लेकिन रॉल्स कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अवसर सबको दिया गया, लेकिन कुछ लोगों ने संपत्ति अर्जित कर ली, कुछ अर्जित नहीं कर पाए। तो जिन्होंने अर्जित कर ली उस संपत्ति में से छीना जाएगा, उसको शोधन किया जाएगा, न्यायपूर्ण किया जाएगा, उसको लेकर दूसरों को दिया जाएगा। या आपको देने से पहले हम उन पर विचार करेंगे जिनको देना है हमें। यहाँ पर ऐतिहासिक स्वरूप में 3 तरह के सिद्धांत हैं। जो पहला सिद्धांत है वह न्याय का अनुग्रह सिद्धांत, जिसको कहा जाता है अनुग्रह पर आधारित न्याय सिद्धांत। पहला सिद्धांत ऐसा है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऐतिहासिक न्याय सिद्धांत। नंबर 1 लगा लिखो, ऐतिहासिक न्याय सिद्धांत। और इसमें लिखो एक लाइन, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक न्याय प्रणाली के स्वरूप, न्याय प्रणाली का स्वरूप कैसा रहा है अथवा न्याय किस आधार पर किया गया है, अथवा न्याय किस आधार पर किया गया है, या न्याय का आधार स्तंभ क्या रहा है, इसके आधार पर ऐतिहासिक न्याय प्रणाली के 3 सिद्धांत उदित हुए हैं। 3 सिद्धांत उदित हुए हैं। नंबर 1 अनुग्रह आधारित न्याय, नंबर 2 योग्यता आधारित न्याय सिद्धांत, और नंबर 3
मानवीय आवश्यकता आधारित न्याय सिद्धांत, मानवीय आवश्यकता आधारित न्याय सिद्धांत, अनुग्रह आधारित न्याय सिद्धांत। नंबर 2 योग्यता आधारित न्याय सिद्धांत। नंबर 3 मानवीय आवश्यकता आधारित न्याय सिद्धांत। तो देखिए समझ लो, पहले मैं बताता हूँ। पहला जो न्याय सिद्धांत इतिहास में क्या रहा है, इसका मतलब है कि जो न्याय है वह दया या कृपा पर आधारित है। कि आपको न्याय मिले किस बात पर डिपेंड करेगा, दया पर करेगा, कृपा पर करेगा, उसके स्वभाव पर करेगा, आपके प्रति अनुग्रह, आपको अगर वो न्याय करता है तो उपकृत करेगा, ऐसा सिद्धांत था। तो न्याय राज्य के द्वारा नहीं किया जाता था, न्याय किसके द्वारा किया जाता था, समाज के द्वारा किया जाता था। और समाज न्याय करके मानव को क्या करता था, उपकृत करता था, ग्रेटिट्यूड रखता था कि आपको हमने न्याय दिलाया है। तो एहसान आप कह सकते हो कि ये समाज का व्यक्ति के ऊपर एहसान था कि वह उसको न्याय दिलाता है। जैसे कि आप इमेजिनेशन करो कि समाज में आप जाते हो, राज्य की बात नहीं, राज्य नहीं है, पुलिस नहीं है, उस स्थिति में आप थाने में नहीं जा रहे हो कि आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है और आप समाज के लोगों के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि हमें न्याय दिलाइए। तो समाज की ड्यूटी थोड़ी है, जरूरी नहीं है, आपका अधिकार भी नहीं है समाज से न्याय मांगना, लेकिन अब समाज कार्रवाई करके आपको क्या दिलाता है, जस्टिस दिलाता है। तो ये क्या हो गया, समाज का अनुग्रह आधारित न्याय है। इसका मतलब समाज के द्वारा या किसी विशिष्ट परंपरा के द्वारा या रीति रिवाज के द्वारा आपको न्याय मिला है। धार्मिक, जैसे यहूदी धार्मिक संहिता है, ठीक है, ऐसे ही इस्लाम धार्मिक संहिता है, उनके अलग अलग धार्मिक कानून है जिसको शरीयत कहा जाता है। शरीयत कानून के अनुसार न्याय क्या है, तो उनका धार्मिक स्वरूप हो गया। ऐसे ही हिंदू धर्म के अनुसार न्याय क्या है, वो हिंदू धर्म का हो गया। तो इसका मतलब है कि इनके न्याय का आधार कोई धर्म होता है या परंपरा होती है या समाज का कोई नीति नियम या रूढ़िवादिता होती है, जिस आधार पर न्याय किया जाता है उनका ये नियम है। जैसे मान लो वर्तमान में हरियाणा में खाप पंचायतें हैं, उनका ये न्याय है अनुग्रह आधारित कि वह उस गोत्र को छोड़कर अन्य जो सब कास्ट है अंतरजातीय विवाह मान सकते हो आप, अंतरधार्मिक या अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकते, ये उनका नियम है। कोई नियम नहीं है, किसी संविधान कानूनी नियम नहीं है ऐसा, लेकिन आपने ऐसा किया और अब आप न्याय चाहते हो। लड़की के माता पिता न्याय चाहते हैं कि उनकी लड़की ने दूसरी जाति में शादी कर ली है, खाप पंचायत फरमान जारी कर देती है और लड़के के परिवार को जाति से, गांव से क्या कर देती है, बेदखल कर देती है। ये क्या है, ये न्याय है। जो लेकर गया पंचायती लेके गया वो न्याय है। आज भी आदिवासी परंपरा, बहुत सी परंपराएं, जब एक परंपरा का मैं उदाहरण दूं तो एक प्रथा है जिसका नाम है मोताणा प्रथा। मौत के बदले वसूल की जाने वाली रकम को क्या कहते हैं, मोताणा कहते हैं, मृत्यु के बदले मिलने वाला पैसा। इस प्रथा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके सगे संबंधी, दूसरा गांव होगा उस गांव की, कि वो उसकी रकम वसूलते हैं। उसकी रकम वसूल जाती है। मान लीजिए लड़की की मौत हो गई, उसके पीहर पक्ष वाले आपसे क्या लेंगे, मोताणा लेंगे, रस्म लेंगे। अगर आप रकम नहीं देते हो तो मृत्यु को कृत्रिम मृत्यु माना जाएगा, हत्या माना जाएगा, और ऐसा क्या है, आपके ऊपर अपराध है, उनके अनुसार अन्याय है। तो न्याय क्या है, आप उस मृत्यु के बदले जितना पैसा वो तय करे उतना पैसा उनको पे कर दो, तो आपको डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की परमिशन देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो मृत शरीर को नष्ट करने की, जलाने की परमिशन नहीं देंगे। अगर परमिशन नहीं देंगे इसका मतलब क्या, न्यायपूर्ण व्यवस्था है। तो ये अनुग्रह पर आधारित है कि समाज ने तय कर रखा है कि आप ऐसा करोगे तो आपको न्याय माना जाएगा, अन्यथा वह क्या माना जाएगा, अन्याय माना जाएगा। ऐसे ही समाज ने तय कर रखा है कि विवाह संस्कारों में कि जो देवता होते हैं उनके जात देना, जड़ूला उतारना, आना जाना, तमाम तरह की जो व्यवस्था दुनिया भर में, या मक्का मदीना जाना, या ईसाइयों में जाकर चर्च में रजिस्ट्रेशन कराना, या गुरुद्वारे में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना, ये सब जितने भी धार्मिक और सामाजिक नियम है वो सारे के सारे क्या है, अनुग्रह पर आधारित न्याय है।
उनका यही फैसला, यही न्याय है। अगर आप ऐसा नहीं करो तो लोग क्या करेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे। यही क्या है, ये अन्याय हो गया। आपको यही कहेंगे अन्याय कर लिया। अगर पिता अपने पुत्रों के साथ संपत्ति का सही बंटवारा नहीं करता है, उपजाऊ जमीन को लेकर, बंजर जमीन को लेकर, तो लोग कहते हैं अन्याय किया उसने ऐसा अन्याय किया। तो न्याय और अन्याय केवल यही नहीं है जो राज्य में दिखाई देता है, ये न्याय और अन्याय यहाँ तक जाता है। अगर इस्लाम कहता है कि महिलाओं को उनके शरीयत कानून के अनुसार पूरे कपड़े पहनने चाहिए, तन को ढककर रखना चाहिए, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, या अलग अलग, जैसे सऊदी अरब की बात करें या जो संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, दुबई की बात करें, इराक की बात करें, अन्य जहाँ जहाँ उनका नियम बना रखा है उन्होंने, तो बुर्का पहनना कानून ने तो नहीं बना रखा है, घूंघट निकालना कानून ने तो नहीं बना रखा है, परंतु ये क्या है फिर, ये अनुग्रह पर आधारित न्याय है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिला घूंघट नहीं करती है तो लोग कहेंगे अन्याय, ये अन्याय है, गलत है, बेशरम, निर्लज्ज, जो भी कहेंगे, तो वह अन्यायपूर्ण व्यवस्था। न्यायपूर्ण व्यवस्था क्या है, उस मान और मर्यादा को बनाकर रखें, यही न्यायपूर्ण व्यवस्था है। वे बुर्का पहन कर रखें, यही न्यायपूर्ण व्यवस्था है। 3 तलाक जो सामाजिक क्षेत्र में कानून ने इंटरफेयर किया, वह अनुग्रह पर आधारित नहीं है, वह राज्य का न्याय है, मानवीय आवश्यकता पर आधारित न्याय है। वह तीसरी कैटेगरी में चला था। वर्तमान न्याय सिद्धांत किस पर है, ह्यूमन नीड्स पर बेस्ड थ्योरी सारी की सारी, तो मानव की आवश्यकताएं क्या है उस आधार पर न्याय करोगे। तो यहाँ पर जो 3 तलाक का कानून मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, वह राज्य के अनुसार क्या है, न्याय है, परंतु उस शरीयत कानून के अनुसार यह न्याय है कि जो पुरुष होता है वह 3 तलाक जो निकाह कबूल है उसी आधार पर वह तलाक और 3 बार उसका उच्चारण करके वह महिला से अपना नाता या जीवन तोड़ सकता है, क्योंकि शरीयत के अनुसार विवाह एक समझौता होता है, विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपने सेकंड ग्रेड में सोशियोलॉजी की पढ़ी हो तो वहां पर कि वो रकम के बदले है, पैसा है, उस विवाह का पैसा है, कि जैसे रकम देके आपने सामान खरीदा, ऐसे ही आपने पैसे देके विवाह किया। और आप अन्य क्षेत्रों में नाता प्रथा आपने सुनी होगी जो अभी भी लागू है, ये तो अन्य प्रथाएं हैं, ये सामाजिक रीति रिवाज की प्रथा है। तो आप उसके बदले पे कर देते हो, पैसा अदायगी कर देते हो, तो जो पेमेंट आपने दे दिया है या उनको रीपेमेंट कर दिया है, भुगतान कर दिया है, उसके बाद आप इस न्यायपूर्ण व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हो। उनके अनुसार ये क्या है, यह भी अनुग्रह पर आधारित न्याय है। इसका मतलब ऐसा न्याय जो समाज की परंपरा पर आधारित हो, कर्मकांड पर आधारित हो, मैजिक पर आधारित हो, धर्म पर आधारित हो, ट्रेडिशन पर आधारित हो, उसको अनुग्रह न्याय सिद्धांत कहा जाता है। भारत में प्राचीन स्वरूप में धर्म की व्यवस्था से न्यायपूर्ण व्यवस्था रही है। ब्राह्मण और वर्णाश्रम व्यवस्था है, वह ऐसी अनुग्रह पर आधारित न्याय व्यवस्था है। ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, शिक्षा दीक्षा का कार्य करेगा, रक्षा का कार्य करेगा, व्यापार का कार्य करेगा और सेवा करने का कार्य करेगा। प्रतिबंध, शूद्र के द्वारा अगर भूलकर भी मंत्र सुन लिए जाते हैं तो कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। शूद्र जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा तो अपने गले में ढोल और नगाड़े रखेगा, उनको बजाता हुआ जाएगा। वह 10 से 15 फीट दूरी पर रहेगा। वह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक नगर में भ्रमण नहीं करेगा। उसके लिए जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, या ऐसा शूद्र ने क्राइम किया हो, ब्राह्मण ने क्राइम किया हो, तो एक ब्राह्मण की हत्या 100 शूद्रों के बराबर मानी जाएगी। तो 100 शूद्रों की आप हत्या कर सकते हो तो एक ब्राह्मण के बराबर माना जाएगा। उनके लिए आप मंदिरों में प्रवेश नहीं करोगे। तीनों ही वर्ण मिलकर कोई शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, केवल उसी एक वर्ण का कार्य रहेगा। ब्रह्माश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, वानप्रस्थ आश्रम होगा और सन्यासी आश्रम होगा। जीवन की 4 अवस्थाएं होंगी। ये भी क्या है, अनुग्रह पर आधारित न्याय है कि जन्म से 25 साल तक आप ब्रह्मचार्य का पालन करो, 26 से या 25 से 50 साल तक आप गृहस्थ आश्रम का पालन करो, और 50 से लेकर 75 तक आप वानप्रस्थ आश्रम का पालन करो, और 75 से 100 वर्ष की आयु जब तक हो तब तक आप सन्यासी आश्रम का पालन करो। परंतु कोई आजीवनी ब्रह्मचारी का पालन करना चाहता है तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण सोसाइटी के अनुसार वह पितृ ऋण से उन्मुक्त नहीं हो सकता। उसके ऊपर एक ऋण रहेगा, बोझ रहेगा कि वह अपने पिता का ऋण अदाय करे। कैसे करे ऋण अदायगी, कि वह विवाह करे और बच्चों को जन्म दे, और अगर बच्चों को जन्म नहीं मिले तो मान लो फिर क्या होगा, ऋण नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए बाल महिला जो होती है उसको भी अन्यायपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है।
जिसने विवाह नहीं किया है, विवाहित है, उसको भी न्यायपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। इस अनुग्रह के आधार पर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये अन्याय है, पिता पुत्र का पिता के खिलाफ क्या है, अन्याय है कि आपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जो कर्मकांड कराए जाएंगे मृत्यु पर भी, उसमें ब्राह्मण कभी उच्चारण नहीं करेगा कि पितृ ऋण से आपकी मुक्ति हो चुकी है, क्योंकि आपके ऊपर ऋण रह गया, इसलिए आपकी आत्मा की क्या होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, आपकी आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि आत्मा की मुक्ति उसी की हो सकती है जिसने अपने जीवन में इन चारों का क्या किया हो, पालन किया हो। ऐसे पुरुषार्थ के धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो मोक्ष तभी मिलेगा जब आप धर्म अर्थ और कर्म प्रधान व्यवस्था से गुजर चुके हो। तो काम प्रधान व्यवस्था परिवार का सिंबल होती है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। धर्म प्रधान व्यवस्था सामाजिक रीति रिवाजों के पालन में निहित होती है। दान देना, पूजा अर्चना करना, यज्ञ करना, ये सब क्या है, उसी में शामिल है। तो इसका मतलब है कि यह न्यायपूर्ण व्यवस्था सामाजिक परंपराओं पर आधारित होती है, तभी उसको न्यायपूर्ण कहा जाएगा, वरना वो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था है जिसको डेजर्ट बेस्ड जस्टिस थ्योरी कहा जाता है। डेजर्ट का मतलब हाँ, तो नहीं देना चाहिए तो उसने समाज के नियम का उल्लंघन किया ना, हाँ, उसके लिए न्यायपूर्ण हो गया। इसलिए तो ये है नहीं, अभी है नहीं का मतलब राज्य नहीं मानता इसको, है तो सही है, राज्य इसको स्वीकार नहीं करता क्योंकि वो समाज में है। मृत्यु भोज करना, जो मृत्यु भोज करता है उसके लिए तो अन्यायपूर्ण हो सकता है, आर्थिक अन्याय हो गया ना उसके साथ। मान लो उसके पास पैसे नहीं है, एक तो पिताजी मर गए उसके, उनका देहांत हो गया, और दूसरा आप पैसा और खर्च करवा रहे हो उनसे, तो कानून के अनुसार तो क्या है, न्याय है। और आप ऐसा करते हो क्राइम है, तो न्याय तभी तो करता है, कोर्ट में जाओगे इसका मतलब। तो न्यायपूर्ण व्यवस्था ये है कि आप मृत्यु भोज नहीं कर सकते, कानून का उल्लंघन है ये। हाँ, कई जगह बंद भी हो गया, बहुत सी जगह चल भी रहा है, धीरे धीरे बदलाव का, अलग अलग चीजें, अलग अलग कस्टम्स नए इमर्ज हो जाती है, एक जाता है, दूसरा तीसरा आ जाता है, अलग अलग स्वरूप है ना, तो अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब है कि वह न्यायपूर्ण व्यवस्था, लेकिन अनुग्रह पर आधारित तो न्याय है। क्योंकि न्याय क्या है, न्याय इसलिए है कि जो व्यक्ति मर गया है, मृत्यु हो गई है, उसकी आत्मा का बंधन तभी मुक्त हो सकता है जब वे लोगों पर परोपकार करे, लोगों को भोजन कराए, लोगों का पेट भरे, और तमाम तरह के जो पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण या जो भी हैं, उन पुराणों का वाचन करे, राम नारायण बलि की जाए और लोगों को भोजन करवाए। तो इससे क्या होगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा तृप्त होगी। तो इसलिए तो भोग लगाते हैं उसमें, तीसरे से लेकर 11वें तक। उसके बाद 12वें दिन वैसा शिशि पूजन और गंगा जो हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करते हैं, वहां पर भी पूरा नियम है। अगर मान लो कोई हरिद्वार अस्थियां नहीं लेकर जाए तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था, अनुग्रह पर आधारित। हालांकि कानून ने तो नहीं कह रखा आपको जाओ नहीं जाओ जो भी है, परंतु ऐसा कानून समाज से काफी समय तक प्रभावित होता है। कोरोना के दौरान उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कहा गया, हरिद्वार जो बसें लेकर जाएंगे अस्थियां, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो राज्य मानता भी है, तो राज्य इसको स्वीकार भी तो कर रहा है। अनुग्रह का आधारित न्याय ये नहीं समाप्त हो गया, वो आज भी बना हुआ है। जो रीति रिवाज और कस्टम आप अपना रहे हो, परंतु ऐसे कस्टम जो शोषण पर आधारित हैं, वह न्यायपूर्ण ही होंगे, परंतु फिर भी उनको आप अपना रहे हो तो ये न्यायपूर्ण है उनके हिसाब से, यही न्याय है। उनका ये मानना है कि यही न्याय है। तो न्याय है या नहीं है, ये तो रोल्स तक जाकर, परिवर्तन अमर्त्य सेन तक जाकर हमें देखने को मिलेगा कि न्यायपूर्ण व्यवस्था किसको कहते हैं। दूसरी जो थ्योरी है, योग्यता पर आधारित न्याय सिद्धांत है। इसका मानना है कि न्याय योग्यता है, जो जितना योग्य है उसको उतना मिले, यही न्याय है। इसको न्याय का बाजार सिद्धांत भी कहते हैं कि आप बाजार में गए, आपको कोई वस्तु चाहिए थी, आपने पैसा दिया, वस्तु ले ली, चली गई, बात खत्म, ये न्याय है। आप बाजार में गए और आपको राज्य ने कहा कि इसको फ्री में गेहूं दो, ये अन्याय है। इसका ये कहना है कोई इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि वो योग्य ही नहीं है गेहूं कमाने के। उसको गेहूं किस बात के भाई, आपने कहा पेंशन, तो पेंशन किस बात की, जो कमा नहीं सकता उसको पेंशन किस बात की। जो व्यक्ति जिसके योग्य है उसको वो ही मिले तो ही वह न्याय है, अन्यथा न्याय नहीं है। तो मैंने कल ही बताया कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कोई भी फर्म लाभ प्राप्ति की आशा में आ सकती है, हानि होने पर बाजार छोड़कर जा सकती है, परंतु किसी फर्म को राज्य अनुदान देने लग जाए, अनुदान देता है ना, राज्य सब्सिडी देने लग जाए, राज्य देता है सब्सिडी, राज्य सुविधाएं देने लग जाए, जैसे केसीसी के माध्यम से, अन्य माध्यम से, लोन के माध्यम से, या इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव के माध्यम से लोन देने लग जाए, तो यहाँ पर रॉबर्ट नोजिक और अल्बर्ट सर और FA कह रहे हैं कि ये क्या है,
ये योग्यता आधारित अन्याय है। जो योग्य था उसके साथ आपने क्या किया, न्याय किया, क्योंकि आपने अयोग्य को क्या दिया, न्याय दिया। तो न्याय योग्यता का परिणाम है, अयोग्यता का परिणाम नहीं है। तो वो कह रहा है कि न्याय का मतलब क्या है, न्याय का मतलब है जो कुछ चाहने की योग्यता रखता है, प्राप्त करने की योग्यता रखता है, योग्यता के अनुसार ही उसे मिले, अन्यथा उसे नहीं मिले, यही क्या है, न्याय। बाजार न्याय इसको कहा जाता है, मार्केट जस्टिस कहा जाता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो ह्यूमन नीड्स जस्टिस थ्योरी है, मानव की आवश्यकताओं पर आधारित न्याय है। कि ये देखा जाएगा कि मानव की नीड्स क्या है, क्या उसकी ये आवश्यकता है कि उसको पेंशन दी जाए, तो उसको पेंशन दी जाए, ये न्याय है। क्या आपको लगता है कि उसको विशिष्ट सुविधा आरक्षण दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, यही क्या है, न्याय है। क्या आपको लगता है कि उस व्यक्ति की आवश्यकता है कि उसको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाए, उसको दिया जाए, यही क्या है, न्याय है। क्या आपको लगता है कि जो अपंग व्यक्ति है उसको बैसाखियां दी जाए, तो उसको बैसाखियां दी जाए, यही न्याय है। क्या आपको लगता है कोई शारीरिक रूप से असक्षम या दिव्यांग है, उसके चलने के लिए रैंप बनाया जाए, तो रैंप बनाया जाए, यही क्या है, आवश्यकता आधारित, मानव की आवश्यकता आधारित न्याय है। तो जिस मानव को जैसी जैसी नीड्स हो उसके हिसाब से आप उसको भुगतान करो, यही क्या है, यही न्याय है। न्याय इसको कहा जाएगा। क्या महिलाओं को उनकी हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक सिद्धांत, क्या पीछे ऐसा कुछ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और अब आवश्यकता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप उनको संस्थाओं में आरक्षण दें। मान लो आपने देखा कि साहब लोकतंत्र जब से बना भारत में 1950 से लेकर 2022 तक किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा महिलाओं को 50% या 30% या 20% राजनीतिक दलों के द्वारा टिकट नहीं दी गई है, नहीं दी गई, हिस्टोरिकल एविडेंस के नहीं दी गई है। अब नहीं दी गई है तो अब क्या उनके लिए टिकट का रिजर्वेशन कर दिया जाए 50%, ये कर दिया जाए, तो जो है पुरुष समुदाय हो तो कहेगा तो अन्याय है, भाई ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। महिला के साथ वर्षों से अन्याय होता आ रहा है, पुरुष को नहीं चलाया गया, महिला को चलाया गया ना। इसलिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में क्या बनाया गया, सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया। महिला को जलाकर आप सती माता नहीं बना सकते। ये क्या है, ये न्यायपूर्ण व्यवस्था है। कैसी न्यायपूर्ण व्यवस्था, आवश्यकता पर, कि महिला को आग नहीं जला सकते, ये उसकी आवश्यकता है कि वो जिंदा रहना चाहती है। विधवा पुनर्विवाह है, बैन था, विधवा महिला पहले तो जिंदा रहने की नहीं छोड़ेगी, जिंदा ही नहीं रखेंगे तो विवाह करने की जरूरत नहीं है ना, और जिंदा रह गई। सब समुदायों में ऐसा नहीं था, जिन समुदायों में जिंदा रह गई तो ये दोनों जुड़े हुए थे राजा राम मोहन राय के अनुसार, सती प्रथा निषेध अधिनियम और विधवा पुनर्विवाह अनुमति अधिनियम, कि अगर आप जलाने नहीं दोगे तो विधवा बचेगी, वरना विधवा होती नहीं थी। तो विधवा कैसे होगी, पति मर गया और आपने जला दिया तो विधवा है नहीं ना, हिस्ट्री में नहीं है कहीं विधवा। अब आप पति मर गया और महिला जिंदा रह गई तो विधवा है, 12 दिन बाद भी जिंदा रहेगी तो विधवा है। अब विधवा है तो वो क्या करे, पुनर्विवाह करे, उसके लिए अनुमति है कि विधवा पुनर्विवाह, दोबारा विवाह, रीमैरिज का क्या दिया गया, कानून बनाया गया। तो इसका मतलब है राज्य ने इंटरफेयर किया, और ये मानव की आवश्यकता है कि जो महिला कम उम्र में विधवा हो गई है उस महिला को अपने जीवन आगे बढ़ाने के लिए वह दोबारा विवाह कर सकती है। ये महिला की आवश्यकता, मानव है वो भी उसकी आवश्यकता पर निर्भर है, इसलिए ये कानून बनाया गया। वर्तमान जो सामाजिक कानूनी न्याय है वो मानवीय आवश्यकता पर आधारित न्याय है, प्रक्रियात्मक रूप से, कि जिन लोगों को आपने कानून बनाकर अवसर तो दे दिया परंतु उन्होंने अवसर का फायदा वो उठा ही नहीं पाए। तो जिसमें आगे आप बहुसांस्कृतिक थ्योरी मैंने पढ़ाई कि उन माइनॉरिटीज को क्या ये हक दिया जाए कि उनके खिलाफ कोई नियम हो तो वो वीटो कर सके। क्या जारवा जनजातीय ट्राइबल लोगों को ये हक दिया जाए कि उनको लिए अलग से कोटे में से कोटा बना दिया जाए, कि मान लो एसटी का कोटा है तो जिन जातियों को, जनजातियों को नहीं मिला है उसमें से छीनकर उसमें से हक दिया जाए आगे, जो हकदारी सिद्धांत वाला, उनका भी हक है। यहाँ रॉबर्ट नोजिक भी लागू है कि जिनका हक है वो उनको मिले, जिनको नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और जिनको ज्यादा मिल गया तो उनसे छीने और दूसरे को दे, परिशोधन न्याय सिद्धांत है। तो मानवीय आवश्यकता अलग अलग स्वरूप में है, लेकिन मानवीय आवश्यकताओं के साथ मान लीजिए कि जानवर और पशु पक्षी भी हैं। तो जो पर्यावरण संगठन के लोग हैं वो किसकी मांग करते हैं, वो पर्यावरणीय न्याय की मांग कर रहे हैं, एनवायरमेंटल जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि प्रकृति के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते,
प्रकृति के संसाधनों का मिसयूज नहीं कर सकते, अनलिमिटेड यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते कि व्यर्थ पानी नहीं बहाओ, पानी मिल गया तो नल चालू रखोगे, यह अन्याय है, यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था। आप ऐसा नहीं कर सकते, बिजली फ्री में मिल गई तो आप लाइट चालू रखोगे, यह भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। मानव की आवश्यकता है ना कि आप यहाँ रोकोगे तो दूसरी जगह मानव को मिलेगा, उसकी नीड्स है, परंतु आप केवल अपने स्तर पर करो तो वह न्याय नहीं, वह अन्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। इसलिए राज्य ह्यूमन नीड्स को ध्यान में रखेगा। तो इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर भी इसके प्रतिरोध में न्याय आया है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है, अब योग्यता का पैमाना क्या है, वो कह रहा है मान लो बुजुर्ग है, बच्चा है, तो वो दोनों तो धन लाकर तो दे नहीं सकते, रॉबर्ट नोजी को धन लाकर नहीं दे सकते, तो उन बच्चों की सुरक्षा करें। क्या राज्य कानून बनाए, जो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन बनाया गया है 2005 के तहत, तो ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बनाया गया, तो क्या जरूरत थी आयोग की? आवश्यकता थी। बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा था, उस व्यवहार को बचने के लिए, न्याय देने के लिए कमीशन बनाया गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, महिलाओं के लिए आयोग बनाया गया। क्या जरूरत थी महिलाओं के लिए आयोग बनाने की? पुरुषों के लिए आयोग बनना चाहिए था, परंतु पुरुषों के लिए आयोग इसलिए नहीं बना कि पुरुषों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में अन्याय तो महिलाओं के साथ हुआ है, तो पुरुषों की आवश्यकता नहीं है कि उनके लिए कमीशन बनाया जाए, महिलाओं को आवश्यकता है, इसलिए महिलाओं के लिए कमीशन बनाया गया। जो पुरुषों के लिए रेगुलेशन नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए रेगुलेशन बनाए गए, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया है, तो इसीलिए बनाया गया है कि घर में महिला से हिंसा हो रही है, आपने न्यायपूर्ण व्यवस्था बना दी बाहर, परंतु घर में उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार हो, उसको पीटा जाए, मारा जाए, तेल छिड़क दिया जाए, गैस का नाम लगा दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए, और तरह की बाहर में बंदी से जो भी हैं ह्यूमन नीड्स, उसकी जो ह्यूमन नीड्स हैं, उन मानवीय आवश्यकताओं को बैन कर दिया जाए। मनुस्मृति में जो कह रहे हैं उस हिसाब से कि जो घर है वह महिला, घर जो है महिला का होता है, ऐसे तो घर ऐसे दीवारों का इनका होता है, परंतु महिला के बिना घर नहीं होता, तो क्या पुरुष का घर नहीं होता? फिर इसका मतलब हालात जी अच्छा, चलो देखता हूँ मैं क्या है। तो इसका मतलब है कि मानव की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हमें न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करना होगा। वर्तमान जितनी जस्टिस थ्योरी पूरी दुनिया भर में, वो ह्यूमन नीड्स बेस्ड जस्टिस थ्योरी है। उसमें हिस्ट्री भी आ गई, हिस्ट्री में नहीं था, अब यूज किया गया है। इसलिए इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, ये कानून और जो सामाजिक व्यवस्था उसमें बदलाव करेंगे। तो हो सकता है कि इसमें अन्य लोगों को बुरा भी लग जाए। तो जो पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, पीसीपी एनडीटी पहले नहीं था, आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता हुई क्योंकि आपने जैसे कन्यावध प्रथा निषेध कर दिया, बालिकावध प्रथा निषेध कर दिया, जन्म लेने के बाद बालिका को मार देना, तो मानव टेक्नोलॉजी और इनका सबका विकास हुआ, तो जन्म लेने से पहले ही मारने लग गए। तो इसलिए अब आवश्यकता किस बात की आई कि बालिका जन्म ले तो उससे पहले उसको मार रहे हैं, उसको कैसे बचाएं? तो उसको बचाने के लिए आवश्यकता थी कि उस बालिका को जो गर्भ में है उसको बचाने के लिए नया कानून लाना पड़ेगा ताकि इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को रोका जाए। तो कानून क्या है? कानूनी न्याय तो है ये कि कानून का कोई उल्लंघन नहीं करे। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट जो बनाया गया वो यही कह रहा है कि गर्भ में बालक है या बालिका, इसका परीक्षण करवाना क्या है? दंडनीय अपराध है। इसलिए सभी हॉस्पिटल में आप कभी जाओ तो देखना, वहाँ सोनोग्राफी मशीन जहाँ होती है उसके बाहर लिखा होता है कि भ्रूण का लिंग परीक्षण करना दंडनीय अपराध है और इसके लिए 50,000 या जो भी लाखों का जुर्माना और 7 साल की सजा जो भी लागू है वो आपके ऊपर लागू होगी, क्योंकि ये अन्याय है। किसके साथ? उस भ्रूण के साथ अन्याय है जो भविष्य में जन्म लेने वाला है। उसका पता करके आप उसको मार सकते हो। पता क्यों कर रहे हो? मारने के लिए तो कर रहे हो पता, वरना तो समय के बाद पता ही चल ही जाएगा कि वो बालक है या बालिका है। लेकिन मानवीय आवश्यकता, तो आवश्यकता है उसकी जो है नहीं हमारे सामने, ये उसकी आवश्यकता है। मान लो महिला खुद ही चाहती है कि है ना अबॉर्शन कर दिया जाए या उसके बालक या बालिका जो है गर्भ में उसको मार दिया जाए, उसको कौन बचाए? फिर भाई पुरुष और महिला तो हक बनाया आपने, अधिकार बनाया, परंतु महिला ही कह दे कि ठीक है मार दिया जाए, तो अब कौन बचाएगा उसको? मान लो एक तरफ से मान लो पुरुष ने मजबूर किया, ठीक है, महिला भी राजी हो गया, महिला चाहे कि मार दिया जाए, 3 बेटियां इसलिए वो बेटी उसको नहीं चाहिए, तो उसको बचाए उसकी मांग कौन रखेगा? तो ये उसकी आवश्यकता है, सोसाइटी की आवश्यकता, जो मानव आएगा दुनिया में उसकी आवश्यकता बालक की, बालिका की। इसलिए वो कानून बनाया गया उस अन्याय की व्यवस्था को रोकने के लिए, क्योंकि किसी के जीवन को छीनना आपका अधिकार नहीं है। राज्य अनुच्छेद 21 के तहत आपको मार सकता है,
परंतु आप उसको मार दो गर्भ में, आपको ये राइट्स किसने दिया नहीं है, कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते। अगर आप लेते हो तो यही क्या है, यही अन्याय है। तो न्यायपूर्ण जो व्यवस्था है अब सामाजिक और कानूनी स्वरूप में है कि समाज ने क्या बनाया, ठीक है, अगर वह कानून का विरोध करता है तो भी वह न्यायपूर्ण है। भले ही आपको बालिका अच्छी नहीं लगती समाज को, परंतु बालिका को जन्म देना उसका क्या हक है, इसलिए राज्य कानून बनाता है। और अगर आपने ऐसा किया समाज के हिसाब से या समाज चाहता है तो भी वह क्या होगा, न्याय होगा और राज्य आपको उसके लिए पनिश करेगा। पनिशमेंट थ्योरी क्या है, इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने बालिका के गर्भ में हत्या कर दी, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब जो मर गई उसको जिंदा नहीं कर सकते। परंतु न्याय कैसे हुआ, न्याय ऐसे हुआ कि जिस बालिका को आपने मारा उस मारने के बदले में आपको क्या दिया गया है, पनिश किया गया, सजा दी गई है। तो उसकी जिंदगी की ये कीमत है। एक तो दूसरे लोग ऐसा नहीं करें, अन्याय नहीं करें, और दूसरा जो आपने अन्याय कर दिया तो उसको बदले में आपको सजा देंगे तो न्याय हो गया। फिर भाई मान लो पैसे, कुछ ऐसे न्याय पैसे लिए, पैसे दिला दिए तो आपने दिला दिया, परंतु किसी का जीवन छीन लिया, जीवन कहाँ से दिलाएगा, राज्य नहीं दिला सकता। बस जीवन तो दिला नहीं सकता ना, बालिका को मार दे तो बालिका तो दोबारा जन्म दे नहीं सकता वो, लेकिन उसके बदले में आपको 7 साल जो भी है वो सजा मिलेगी। उस सजा क्या है, न्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर आगे बढ़ता है कि ऐसा करने से आगे ऐसा नहीं होगा, ये न्यायपूर्ण व्यवस्था है। तो अपराध के बदले जो सजा दी जा रही है वो न्याय है कि आपको 5 साल की सजा दी गई, या टाटा एक्ट के तहत आपको 5 साल की सजा दी गई, या चारा घोटाले में आपको 10 साल की सजा दी गई। तो सजा क्या है, वो रिफॉर्मेटिव एक्शन है, वो परिशोधनात्मक न्याय सिद्धांत है कि ऐसा करने से न्याय हुआ, अब न्याय हुआ है। तो आप कहूँगा आज न्याय हुआ, या जिस बालिका से रेप हो गया उसकी माँ कहती है कि उसको फांसी दे देगी, तो आज मेरी जो बेटी है उसकी आत्मा को शांति मिली है, या आज न्याय मिला है, या मुझे न्याय की उम्मीद है। तो ये न्याय है, जिसने क्राइम किया उसको सजा मिल जाए, ये जस्टिस है। ये भी मानवीय आवश्यकता आधारित है। क्यों? क्योंकि जिस बालिका के साथ दुर्व्यवहार किया गया, दुष्कर्म किया गया, उसकी माँ की यह आवश्यकता है कि उसको सजाए मौत मिले, और उसको सजाए मौत देना ही क्या है, ये उसकी आवश्यकता के आधार पर है कि वो न्याय है। लिखो इसमें नंबर 1 लगा कर लिखो, अनुग्रह आधारित न्याय।